दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हम लोग क्लास 11th की फिज़िक्स की न्यू बुक पढ़ रहे हैं, पंजाब एजुकेशन करिकुलम एंड ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी। और इस न्यू बुक को लेकर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन पढ़ा हुआ है, स्टार्ट किया है। और आज हम लोग उस चैप्टर का आर्टिकल 2.7 यानी कि मोमेंटम का सब आर्टिकल पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इससे पहले हम लोगों ने जो आर्टिकल डिस्कस किया था वो था मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड इम्पल्स। अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं सुने या नहीं पढ़े तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल की डिस्क्रिप्शन, इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन को चेक करें और उन लेक्चर को पहले सुन लें ताकि आपको वो भी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम पढ़ने से पहले हमें आइसोलेटेड सिस्टम का पता होना चाहिए कि आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है। सिस्टम क्या होता है? जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं और वो ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट की एक डिस्टिंक्ट लिमिट होती है तो उस चीज़ को हम लोग सिस्टम कहते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है हमारे पास? आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है वो ऐसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, वो ऐसा सिस्टम हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम होता है। एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। अगर आप देखें, हमारे पास एक वेसल है, उसमें गैस है। अगर हमारे पास एक वेसल है और उसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं और उस वेसल के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन वो गैस मॉलिक्यूल जो है वो वेसल के अंदर है, इसीलिए उनकी जो हमारे पास फोर्स होगी वो इंटरनल फोर्स होगी, लेकिन कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी उस वेसल के ऊपर फोर्स नहीं लगाएगी। यानी कि जब हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स उस गैस वेसल पर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकती तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो गैस वेसल जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे है और उसके इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं वो सराउंडिंग है, यानी कि सराउंडिंग से कोई भी फोर्स जो है वो उस गैस वेसल पर नहीं लगेगी। तो हमारे पास इसी तरह आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास यही है कि ऐसा सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट एनी फोर्स, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी कोई भी फोर्स जो है वो एक्सर्ट ना कर सके, वो होती है आइसोलेटेड सिस्टम। इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास वो है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इनक्लोज्ड इन अ ग्लास वेसल, जो कि ग्लास वेसल में इनक्लोज होते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। यानी कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो जब ग्लास वेसल में इनक्लोज होते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर वो कांस्टेंट टेम्परेचर है इसका मतलब ये है कि उस ग्लास वेसल पर जो कि गैस मॉलिक्यूल्स पर कंसिस्ट करती है उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, यानी कि सराउंडिंग से उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। सिर्फ और सिर्फ उस ग्लास वेसल के अंदर जो है वो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वही आपस में कोलाइड कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं और वही एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रही। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो ये है कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है और लीनियर मोमेंटम स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। लीनियर मोमेंटम का क्या मतलब होता है कि हमारे पास मोमेंटम जो है वो इज इक्वल टू पी वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर के इक्वल होता है, यानी कि वेलोसिटी की मोशन अगर लीनियर है, वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो मोमेंटम भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही मूव करेगा, यानी कि मोमेंटम भी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, मोमेंटम भी लीनियर मोमेंटम होगा। तो जो हम लोग कह सकते हैं टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। हमारे पास जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है। इसी स्टेटमेंट को हम लोग इस एग्जांपल से समझेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास एक बॉल है जिसका मास है m1 है, वो वेलोसिटी v1 वेक्टर के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, हमारे पास जो हमारे पास बॉल है, यानी कि हमारे पास अगर 2 बॉल्स हैं, एक का मास m1 है एक का मास m2 है और इनकी बॉल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है कि ये बॉल जो है वो स्मूथ है लेकिन हार्डर है।
यानी कि ये हार्ड बॉल है और स्मूथ, हार्ड और स्मूथ बॉल्स है, ठीक है। तो हमारे पास जो पहली बॉल है उसका जो मैस है वो m1 है, दूसरी बॉल जो है उसका मैस जो है m2 है। पहली बॉल जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो v1 वेक्टर है, दूसरी बॉल जो इसका मैस m2 है वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो v2 वेक्टर है। जो पहली बॉल जिसका मैस m1 है और वो v1 वेक्टर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी यानी कि m1 मैस वाली बॉल की वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है बनिस्बत m2 मैस वाली वेलोसिटी से, m2 मैस वाली बॉल से। तो हमारे पास इस वजह से जो हमारे पास फर्स्ट बॉल है जिसका मैस m1 है और वो v1 वेक्टर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, वो दूसरी बॉल के साथ कोलाइड कर जाएगी जिसका मैस m2 है और वो v2 वेक्टर के साथ मूव कर रही है। जब ये दोनों बॉल्स आपस में कोलाइड कर जाएंगी तो इनमें कोलिजन होगी। तो स्टूडेंट्स, कोलिजन का क्या मतलब होता है? हम लोग कोलिजन का जब हमारे पास लफ्ज़ आ जाता है, हम लोग सुनते हैं कोलिजन का लफ्ज़ तो हमारे माइंड में ये बात आ जाती है कि कोलिजन तब होती है जब दो बाल्स या दो बॉडीज़ आप कॉन्टैक्ट में आती हैं, यानी कि दो बाल्स या दो बॉडीज़ जब कॉन्टैक्ट में आती हैं तब कोलिजन होती है। तो लेकिन ये कोलिजन का असल मतलब नहीं है। कोलिजन का जो जनरल मीनिंग है फिज़िक्स में वो ये है कि जब दो बाल्स जो है वो इतना करीब आ जाएं कि उनका जो मोमेंटम है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटरचेंज हो जाए, यानी वो एक दूसरे के साथ अपना काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो है वो चेंज कर लें, तब हमारे पास बाल जो है वो कोलिजन करती हैं, तब बाल जो है वो या बॉडीज़ जो है वो कोलाइड करती हैं। तो हमारे पास जो m1 है यानी कि जो फर्स्ट बॉल है उसकी स्पीड ज़्यादा है, इस वजह से वो सेकंड बॉल के साथ कोलाइड कर जाएगी। जब वो सेकंड बॉल के साथ हमारे पास ये बॉल्स कोलाइड कर जाएगी तो हमारे पास अब देखें जो मैस m1, वो बॉल जिसका मैस m1 है वो फोर्स एक्सर्ट करेगी उस बॉल पर जिसका मैस m2 है। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जब भी कोई बॉडी हमारे पास किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट करती है, यानी कि एक्शन फोर्स एक्ट करती है, तो उसको रिएक्शन फोर्स भी मिलती है। यानी कि मेरे पास एक ये पेंसिल, अगर मैं इसको ऐसे पेंसिल पे मारूं, इसके ऊपर फोर्स एक्ट करूं, तो ये जो हमारे पास ये रजिस्टर है ये रिएक्शन फोर्स भी लगाएगा इस पेंसिल पे। इसी तरह हमारे पास जो m1 है, m1 बॉल है, यानी कि जिस बॉल का मैस m1 है वो m2 पर F फोर्स लगाती है इस डायरेक्शन में, यानी कि F वेक्टर फोर्स लगाती है। उसके बदले में जो m2 है, m2 बॉल है वो रिएक्शन फोर्स लगाती है m1 बॉल m1 पर, लेकिन ये जो रिएक्शन फोर्स है वो ऑपोजिट होगी। इस वजह से हम लोग इस फोर्स को F डैश वेक्टर कह रहे हैं। यानी कि हमारे पास जो m1 है वो जो m2 पर फोर्स लगा रही है, बॉल m2 पर जो फोर्स लगा रही है वो एक्शन फोर्स है। वो ये जो m1 बॉल है वो बॉल m2 पर फोर्स लगा रही है वो इस डायरेक्शन में है, तो फिर इसलिए यहाँ पर F वेक्टर आया। लेकिन जो बॉल m2 है वो भी रिएक्शन फोर्स लगा रही है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है। ये इस साइड पे लगा रही है, ये इस साइड पे लगा रही है। ये रिएक्शन फोर्स लगा रही है बॉल m1 पर लेकिन उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। तो इसलिए हमारे पास जब कोलिजन होगी इन दोनों बॉडीज़ के दरमियान, तो जब वो जो रिएक्शन फोर्स होगी हमारे पास वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी और हम लोग इसको F डैश वेक्टर कह देंगे। तो ये जो दो बॉल्स थी, जब इनके दरमियान कोलिजन नहीं हुई थी तो कोलिजन से पहले इसकी जो वेलोसिटी थी मैस m1 की वो v1 वेक्टर थी, और जो मैस m2 था उसकी जो वेलोसिटी थी वो v2 वेक्टर थी। लेकिन आफ्टर कोलिजन इसकी जो m1 है उसकी जो वेलोसिटी है वो v1 डैश वेक्टर में चेंज हो जाएगी, और m2 है उसकी वेलोसिटी जो है वो v2 डैश वेक्टर में चेंज हो जाएगी। इसलिए हमारे पास यहाँ पर v1 डैश वेक्टर आ गया आफ्टर कोलिजन, और यहाँ पर हमारे पास जो m2 की वेलोसिटी आ गई आफ्टर कोलिजन वो v2 डैश वेक्टर आ गई। तो इसलिए हमारे पास ये, फिर हम लोगों ने प्रूफ की हेडिंग देके प्रूफ लिखा कि कंसीडर अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू स्मूथ हार्ड बॉल्स ऑफ मैस m1 m2, यानी कि हमारे पास एक सिस्टम है, यानी ये स्मूथ हार्ड बॉल्स है जिसका मैस m1 है या m2 है, वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एंड इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। और जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तब क्या होता है?
जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो तब क्या होता है, जो इंटरेक्टिंग से पहले यानी कि कोलिजन से पहले जो बॉडी है m1, उसका फर्स्ट बॉडी है बॉल जो है हमारे पास, उसका मैस m1 है, वेलोसिटी v1 वेक्टर है। जो दूसरी बॉडी है उसका मैस m2 है, वेलोसिटी v2 वेक्टर है। लेकिन आफ्टर कोलिजन जो हमारे पास फर्स्ट बॉडी है उसका मैस, फर्स्ट बॉल है हमारे पास, उसका मैस m1 है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो v1 डैश वेक्टर में चेंज हो जाएगी। और जो हमारे पास दूसरी बॉडी है, सेकंड वाली बॉडी है, उसका मैस m2 है, लेकिन वो उसकी वेलोसिटी v2 डैश वेक्टर में चेंज हो जाएगी। अब देखें हमारे पास वेलोसिटी पहले v1 वेक्टर थी मैस m1 की, तो वो v1 वेक्टर में थी, तो अब v1 डैश वेक्टर में चेंज हो गई। अब फिर जो दूसरा मैस है m2, उसकी वेलोसिटी v2 वेक्टर थी, अब वो v2 डैश वेक्टर में चेंज होगी। यानी कि जो फर्स्ट बॉल है हमारे पास उसका जो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, तो v1 वेक्टर से v1 डैश वेक्टर में चेंज हुई है, यानी कि उसका मोमेंटम भी चेंज हुआ। मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। इस बॉडी का मैस m1 है, वेलोसिटी v1 वेक्टर है बिफोर कोलिजन, तो इसका मोमेंटम जो है वो m1 v1 होगा। लेकिन आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गई है, v1 वेक्टर से v1 डैश वेक्टर में चली गई है, तो आफ्टर कोलिजन इसका मोमेंटम जो होगा वो हमारे पास m1 v1 डैश वेक्टर होगा। और इसी तरह हमारे पास जो बॉल है जिसका मैस m2 है और वेलोसिटी v2 है, तो इसका मोमेंटम जो बिफोर कोलिजन होगा वो m2 v2 होगा। और हमारे पास आफ्टर कोलिजन के बाद जो है वो उसकी वेलोसिटी जो है वो v2 डैश वेक्टर में चेंज होगी, तो इसलिए हमारे पास जो आफ्टर कोलिजन उसका मोमेंटम होगा वो होगा m2 v2 डैश वेक्टर। तो यही सारी चीज़ें हम लोग लिख देंगे एक स्टेटमेंट में या एक लाइंस में लिख देंगे कि बिफोर कोलिजन हमारे पास जो ये जो मैस वेलोसिटी ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या होंगी और आफ्टर कोलिजन क्या होंगी। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग बिफोर कोलिजन लिखेंगे। बिफोर कोलिजन हमारे पास वेलोसिटी, मैस और मोमेंटम हमारे पास क्या था, तो बिफोर कोलिजन जो हमारे पास फर्स्ट बॉल थी जिसका मैस m1 था, उसकी वेलोसिटी वो v1 वेक्टर थी। और हमारे पास जो वो बॉल जिसका मैस m2 था उसकी वेलोसिटी v2 वेक्टर थी। यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट बॉल है उसका जो मोमेंटम होगा वो m1 v1 होगा, और जो बिफोर कोलिजन और जो सेकंड बॉल है उसका मोमेंटम जो m2 v2 होगा बिफोर कोलिजन। तो हमारे पास v1 वेक्टर है वो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बॉल है, उस बॉल की वेलोसिटी है जिसका मैस m1 है, और v2 है वो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बॉल है हैविंग मैस m2, यानी कि v2 उस वेलोसिटी की बॉल की वेलोसिटी है जिसका मैस m2 है। m1 v1 वेक्टर जो है वो मोमेंटम ऑफ बॉल हैविंग मैस m1 यानी कि वो बॉल जिसका मैस m1 है उसका मोमेंटम जो है m1 v1 वेक्टर है। और वो बॉल जिसका मैस m2 है उसका जो मोमेंटम होगा वो हमारे पास m2 v2 वेक्टर होगा। तो मोमेंटम ऑफ बॉल हैविंग मैस m2 v2 वेक्टर इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ बॉल हैविंग मैस m2। अब ये जो चीज़ थी हम लोगों ने बिफोर कोलिजन की बात की थी, अब हमारे पास ये जो चीज़ है हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये जो चीज़ हमारे पास आफ्टर कोलिजन है। स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो मोमेंटम में भी चेंज होता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू मैस और वेलोसिटी के इक्वल होता है। आफ्टर कोलिजन हमारे पास जो फर्स्ट बॉल थी जिसका मैस m1 था उसकी जो वेलोसिटी है वो v1 वेक्टर से v1 डैश वेक्टर में चेंज हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बॉल हैविंग मैस m1। और हमारे पास उसकी जो वो बॉल जिसका मैस m2 है उसकी जो वेलोसिटी है हमारे पास वो v2 से v2 डैश वेक्टर में चेंज हो जाएगी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ बॉल हैविंग मैस m2। तो इस तरह हमारे पास जो m1 v1 वेक्टर है जो मोमेंटम है वो फर्स्ट बॉल का जिसका मैस m1 है बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन उसका जो मोमेंटम होगा वो m1 v1 डैश वेक्टर के इक्वल होगा, वो है जो कि मोमेंटम ऑफ बॉल हैविंग मैस m1 कहलाएगा। और हमारे पास अगर m2 v2 जो है वेक्टर जो है वो बॉडी का उस बॉडी का मैस मोमेंटम है जिसका मैस m2 है बिफोर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन उसका जो मोमेंटम होगा m2 v2 डैश वेक्टर होगा मोमेंटम ऑफ बॉल हैविंग मैस m2। यानी कि हमारे पास अगर हमारे पास v1 डैश वेक्टर उस बॉल की वेलोसिटी है जिसका मैस m1 है, v2 डैश वेक्टर उस बॉल की वेलोसिटी है जिसका मैस m2 है, और m1 v1 डैश वेक्टर उस बॉडी का मोमेंटम है जिसका मैस m1 है, और m2 v2 उस बॉल का मैस है उस बॉडी का बॉल का मोमेंटम है जिसका मैस m2 है। अब देखिए हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी वेलोसिटी v1 वेक्टर से
वन डैश वेक्टर में चेंज हुई, v2 वेक्टर से v2 डैश वेक्टर में चेंज हुई। वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसका मतलब क्या है, मोमेंटम चेंज हो रहा है। उसको हम लोग चेंज इन मोमेंटम को अब हम लोग कैसे स्टडी कर सकते हैं? चेंज इन मोमेंटम को हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। अब हमारे पास जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जहाँ पर हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, वो हमारे पास, उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो है F इज इक्वल टू mvf वेक्टर नेगेटिव mvi वेक्टर डिवाइडेड बाय t। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। चेंज इन मोमेंटम इन टाइम, हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ रहा है क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो हम लोग उसको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू स्टडी करेंगे। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, ये हमारे पास इक्वेशन है, ये बिफोर कोलिजन के लिए क्या होगी और आफ्टर कोलिजन के लिए क्या होगी, हम लोग वो देखते हैं। बिफोर कोलिजन हमारे पास ये देखें F इज इक्वल टू m, हमारे पास वैसे ही आ गया। हम लोग इस इक्वेशन को पहले बिफोर कोलिजन के लिए लिखेंगे, फिर आफ्टर कोलिजन के लिए लिखेंगे। m हमारे पास वैसे ही आ गया। vf बिफोर कोलिजन के लिए लिख रहे हैं ना, तो vf हमारे पास क्या होगा, vf जो है हमारे पास एक फाइनल वेलोसिटी है। हमारे पास मास जो है m1 है, उसकी बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटी होती है वो v1 वेक्टर होती है, लेकिन आफ्टर कोलिजन उसकी जो वेलोसिटी होती है v1 डैश वेक्टर होती है। तो वो v1 वेक्टर जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी वो v1 डैश वेक्टर है। तो v फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, v1 डैश वेक्टर, v1 डैश वेक्टर आ गई हमारे पास, नेगेटिव mvi इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास, वो हमारे पास बिफोर कोलिजन वाली जो वेलोसिटी होगी vi वेक्टर, वो होगी v1 वेक्टर। ये जो हमारे पास t यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जो मास m1 है उसके लिए ये इक्वेशन आ गई, mv1 वेक्टर mv1 डैश वेक्टर नेगेटिव mv1 वेक्टर। अब हम लोग इस इक्वेशन ऑफ मोशन को, हम लोग एक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, हम लोग इस इक्वेशन को सेकंड बॉल के लिए लिखेंगे जिसका मास m2 है। तो सेकंड बॉल के लिए लिखेंगे तो हमारे पास जो सेकंड बॉल है जिसका मास m2 है, उसकी जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास आती है v2 वेक्टर। तो हम लोग यहाँ पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास v2 डैश वेक्टर आती है, v2 डैश वेक्टर, तो हम लोग यहाँ पर mv2 डैश वेक्टर लिख देंगे। फिर हमारे पास उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो होती है mv2 वेक्टर। तो हमारे पास ये हमारे पास सेकंड बॉल के लिए आ गई जिसका मास m2 था, ये हमारे पास फर्स्ट बॉल के लिए आ गई। इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर नीट क्लिक करके भी लिखा है कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमारे पास F वेक्टर जो है वो इज इक्वल टू mvf वेक्टर नेगेटिव mvi वेक्टर की इक्वल है डिवाइडेड बाई t। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारे पास t यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास जो F वेक्टर क्रॉस t इज इक्वल टू mvf वेक्टर नेगेटिव mvi वेक्टर आ जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब हम लोगों ने हमारे पास हम लोगों ने दो बॉल्स कंसीडर की थी, हार्डर बॉल, दोनों के मोमेंटम में चेंज आ रहा था। अब हम लोग फर्स्ट बॉल के मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है उसको इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट टू फाइंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ मास m1, जिसका फर्स्ट बॉल जिसका मास m1 है, हम उसका मोमेंटम में चेंज आ रहा है उसको फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन से। तो जब हम लोगों ने फाइंड आउट किया तो हम उस बॉल की, यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट बॉल थी पहले, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो v1 वेक्टर थी, बाद में उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी तो वो हमारे पास v1 डैश वेक्टर आ गई। तो हमारे पास जो फर्स्ट बॉल के लिए हमारे पास फिर फाइनल वेलोसिटी की जगह उसकी फाइनल वेलोसिटी लिख देंगे, इनिशियल वेलोसिटी की जगह उसकी इनिशियल वेलोसिटी लिख देंगे, तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम उसका निकल आएगा। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास v1 डैश वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी v1 वेक्टर है, तो v1 डैश वेक्टर लिख दिया, फिर हमारे पास v1 वेक्टर लिख दिया। तो हमारे पास जो है वो चेंज इन मोमेंटम आ गया उस बॉडी के, उस बॉडी के लिए जिसका मास m1 है। फिर हमारे पास मास, वो बॉडी जिसका मास m2 है, उसके लिए अब देखें फोर्स, यहाँ पर हमारे पास वो बॉडी जिसका मास
जो था m1 था, उसके लिए हम लोगों ने फोर्स F वेक्टर लिखा, लेकिन हमारे पास वो बॉडी जिसका मास m2 है उसके लिए जो हमारे पास फोर्स है वो F डैश वेक्टर में चेंज होगी, क्योंकि m2 m1 पर जब फोर्स लगाती है तो वो रिएक्शन फोर्स होती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसलिए हम लोगों ने F डैश वेक्टर लिखा मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, जो हमारे पास सेकंड बॉल है जिसका मास m2 है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास वो v2 वेक्टर है और फाइनल वेलोसिटी v2 डैश वेक्टर है हमारे पास, v2 डैश वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी v2 वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी v2 डैश वेक्टर है हमारे पास। तो हमारे पास उस इनिशियल वेलोसिटी की जगह उसकी इनिशियल वेलोसिटी पुट कर देंगे, फाइनल वेलोसिटी की जगह उस फाइनल वेलोसिटी पुट कर देंगे। इक्वेशन हमारे पास है mvf, तो पहले हम लोग मास m2 की जो है फाइनल वेलोसिटी पुट करेंगे जो कि v2 वेक्टर है, फिर हम लोगों ने उसकी इनिशियल पुट कर दी नेगेटिव m2 v2 वेक्टर जो कि इनिशियल वेलोसिटी है। तो हमारे पास मास m2 के लिए भी हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो रेंज होगी F डैश वेक्टर क्रॉस t इज इक्वल टू m2 v2 डैश वेक्टर नेगेटिव m2 v2 वेक्टर। यहाँ पर हम लोगों ने F डैश वेक्टर इसलिए लिखा है क्योंकि जो m2 फोर्स अप्लाई करती है, यानी कि जो बॉडी जिसका मास m2 है, जब वो उस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करती है m1 पर, तो वो रिएक्शन फोर्स होती है और उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। अब हम लोग इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को ऐड अप कर देंगे। इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को जब हम लोगों ने ऐड अप किया तो हमारे पास हम लोगों ने उसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया, फिर राइट हैंड साइड को ऐड कर दिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, F वेक्टर क्रॉस t प्लस F डैश वेक्टर क्रॉस t इज इक्वल टू फिर हमारे पास m वेक्टर m, यानी कि हम लोगों ने इक्वेशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को जो फर्स्ट बॉल के लिए जो डिराइव किया था वो, फिर हमारा जो सेकंड बॉल के लिए जिसका मास m2 है वो डिराइव किया था वो, फिर हमारे पास अब देखिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड्स आई इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम लोगों ने जब ऐड किया तो हमारे पास जो इन दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है उनको ऐड किया, फिर हम लोगों ने उनके राइट हैंड साइड को ऐड किया, तब हमारे पास इन दोनों जो हमारे पास साइड्स हैं, यानी कि F वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई बाई टी, फिर F डैश वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई बाई टी, इनमें जो T कॉमन है इसलिए F वेक्टर प्लस F डैश वेक्टर आ जाएगा और हमारे पास हम लोगों ने T कॉमन ले लिया। अब देखिए हमारे पास जो F जो फोर्स है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, यानी कि वो बॉडी जिसका मास m1 है वो उस m2 पर जो फोर्स लगाती है, m2 वो बॉडी जिसका मास m2 है वो फोर्स लगाती है वो F1 वेक्टर है, लेकिन m2 वेक्टर जो बॉडी m1 मास पर फोर्स लगाती है वो नेगेटिव होगी, यानी कि वो रिएक्शन फोर्स होगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो जिसको हम लोग इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि F वेक्टर जो है हमारे पास वो नेगेटिव F डैश वेक्टर की इक्वल है। तो फिर हमारे पास F वेक्टर जो है वो नेगेटिव F डैश वेक्टर के इक्वल हो गया, तो हम लोग यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे F वेक्टर इज नेगेटिव डैश वेक्टर। फिर हम लोगों ने उसकी जब वैल्यू पुट की तो इस वैल्यू इफ F की ये वाली वैल्यू पुट की तो नेगेटिव F डैश वेक्टर प्लस F डैश वेक्टर, तो नेगेटिव और प्लस जो है वो प्लस और नेगेटिव जो है हमारे पास फिर जब ये दोनों चीज़ माइनस होंगे तो ये हमारे पास जीरो के इक्वल आ जाएगा। इसलिए हम लोग उन्होंने लिखा है कि सिंस द एक्शन फोर्स जो है वो हमारे पास इक्वल होती है, सिंस द एक्शन फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू द ऑपोजिट, तो दी रिएक्शन फोर्स ये रिएक्शन फोर्स की ऑपोजिट होती है, यानी कि ये फोर्स एक्शन फोर्स है, ये रिएक्शन फोर्स किसके ऑपोजिट होती है, इसलिए हमारे पास F वेक्टर जो है वो नेगेटिव F डैश वेक्टर की इक्वल होगा, नेगेटिव F डैश वेक्टर की इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं और या फिर हम लोग ये सिंपली लिख सकते हैं कि F वेक्टर प्लस F डैश वेक्टर जो है कि जीरो के इक्वल होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर F वेक्टर की जब वैल्यू पुट कर देंगे जो कि नेगेटिव F डैश वेक्टर है और ये पॉजिटिव F डैश वेक्टर आ गया, ये पॉजिटिव F डैश वेक्टर आ गया हमारे पास, तो फिर ये प्लस माइनस जब में माइनस होंगे तो ये जीरो के इक्वल आ जाएंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन जो हमारे पास फिर ये इक्वेशन होगी वो क्या बन जाएगी, 0 इंटू टी, फिर हम लोग इस सारी इक्वेशन को वैसे लिख देंगे, फिर हम 0 जब t से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 0 आ जाएगा इंटू m1 v1 डैश वेक्टर फिर m1 v1 वेक्टर प्लस इंटू m2 v2 डैश वेक्टर नेगेटिव m2 v2 वेक्टर, यानी कि ये बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है, यानी कि ये वो बॉडी जिसका मास m1 है ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि ये फर्स्ट बॉडी के
मोमेंटम में चेंज है और ये सेकंड बॉडी के मोमेंटम में चेंज है। ये सेकंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है v2 वेक्टर, और ये v2 वेक्टर उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो क्या शो करवा रही है, ये इक्वेशन हमारे पास ये शो करवा रही है कि जो हमारे पास फर्स्ट बॉल में जो चेंज है, फर्स्ट बॉल के मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है, जब हम लोग उसको प्लस कर देंगे सेकंड बॉल के मोमेंटम के चेंज के साथ, तो वो हमारे पास ज़ीरो होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन ये शो करवा रही है कि दिस शोज दैट चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉल इज़ ज़ीरो। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, अब जब हम लोग इन ब्रैकेट्स को खोल देंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। हम लोगों ने इस इक्वेशन को लिखा, यानी कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल, चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉल। जब हम लोगों ने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास जीरो थी, लेकिन जब हम लोगों ने ब्रैकेट्स को हटा दिया तो ब्रैकेट्स को हटाने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आई वो m1v1 डैश फैक्टर नेगेटिव m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 डैश फैक्टर नेगेटिव m2v2 डैश फैक्टर आ गई। अब हम लोग इसमें से जो पॉजिटिव वाली है वो साइड पे कर लेंगे, पॉजिटिव साइड वाली क्वांटिटीज़, और जो नेगेटिव वाली है वो एक साइड पे कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास m1v1 वेक्टर थी, इसके साथ नेगेटिव था, तो हम लोग ये उस साइड पे गई तो पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये हमारे पास m2v वेक्टर है, यानी कि हमारे पास m1v1 वेक्टर ये भी नेगेटिव है, m2v2 वेक्टर ये भी नेगेटिव है। हम दोनों इन दोनों को एक साइड पे कर लेंगे तो हमारे पास m1v1 वेक्टर आ जाएगा, नेगेटिव m2v2 वेक्टर आ जाएगा। फिर हमारे पास जो m1v1 डैश वेक्टर है और m2v2 डैश वेक्टर है, ये दोनों पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग इन मैस और इस मैस और वेलोसिटी को हम लोग जो है एक साइड पे कर लेंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या शो करवा रही है, ये इक्वेशन हमारे पास ये शो करवा रही है कि अगर हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम है ऑफ सिस्टम का जो कोलिजन से पहले होता है और फाइनल मोमेंटम जो होता है सिस्टम का जो कोलिजन के बाद होता है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल चेंज होता है मोमेंटम का, हमारे पास जो आइसोलेटेड सिस्टम है इसमें जो टोटल चेंज होता है, यानी कि हमारे पास ये टोटल चेंज इन मोमेंटम है, ये फर्स्ट बॉल के मोमेंटम में चेंज है, ये सेकंड बॉल के मोमेंटम में चेंज है। जब इन दोनों को हम लोगों ने प्लस किया तो हमारे पास टोटल चेंज हो गया, आ गया आइसोलेटेड सिस्टम का जो कि जीरो के इक्वल है। लेकिन ये इक्वेशन हमारे पास ये शो करवा रही है, आप देखें ये हमारे पास वो बॉडी जिसका मैस m1 है, फिर उसकी यानी कि फर्स्ट बॉल जिसका मैस m1 है, उसकी वेलोसिटी vi वेक्टर है, v1 वेक्टर है नेगेटिव, फिर वो बॉडी जिसका मैस m2 है या वो बॉल जिसका मैस m2 है और उसकी जो वेलोसिटी है वो v2 वेक्टर आ गई, वो इक्वल आ गई, यानी कि उसका जो ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम आ गया आइसोलेटिव सिस्टम का। तो इस इनिशियल मोमेंट वो जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम की इक्वल आया, यानी कि हमारे पास m1v1 डैश वेक्टर जो है प्लस m2v2 डैश वेक्टर, यानी कि चेंज इन फाइनल मोमेंटम जो है हमारे पास वो चेंज इन इनिशियल मोमेंटम की इक्वल आ गया। तो हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट में भी यही पढ़ा था कि जो हमारे पास जो है वो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है आइसोलेटेड सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है। तो हमारे पास ये जो टोटल लीनियर मोमेंटम आ गया और जो हमारे पास कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे तो इट मीन्स दैट टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो जो हमारे पास टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम आया, यानी कि टू बॉल्स का वो टू बॉल सिस्टम वो हमारे पास जीरो होता है। तक हम लोग जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ रहे थे सिर्फ और सिर्फ टू बॉल्स के लिए, लेकिन अब हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम को डिस्कस करेंगे फॉर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए, जो कि आपकी बुक में एक पैराग्राफ दिया गया है कि आइसोलेटेड सिस्टम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए कैसे वैलिड होता है। तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए अब देखें हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से एक ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो दूसरा ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट पे लगाता है। वो ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो वो उसकी एक्शन फोर्स होगी, लेकिन वो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाता है जिसने उस पर फोर्स लगाई थी वो रिएक्शन फोर्स होगी। ठीक है, यानी कि हमारे पास देखेंगे हमारे पास एक ग्रुप है, ये बहुत सारी बॉल्स है हमारे पास, ये बहुत सारी बॉल्स हैं हमारे पास। ये वाली बॉल जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है क्योंकि इस बॉल ने उस पर फोर्स लगाई है, तो ये बॉल जो उस बॉल पर फोर्स लगाएगी वो एक्शन फोर्स होगी
और बदले में ये वाली बॉल जो है वो इस बॉल पर जो फोर्स लगाएगी वो रिएक्शन फोर्स होगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। तो हमारे पास सिस्टम तो आइसोलेटेड है, कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ जो ऑब्जेक्ट्स हैं सिस्टम के वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और एक्शन और रिएक्शन फोर्स दे रहे हैं एक दूसरे को। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ वन ऑब्जेक्ट विद इन द ग्रुप, अगर इस ग्रुप में एक ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मस्ट एग्जिस्ट एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि उसी फिर वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर ऑपोजिट लेकिन इक्वल फोर्स लगाता है और वो फोर्स हमारे पास रिएक्शन फोर्स होती है इन द सेम ग्रुप। इसीलिए हम लोगों ने ये कहा है कि एज अ रिजल्ट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट एज अ होल इज ऑलवेज चेंज, यानी कि ग्रुप के मोमेंटम में जो एज अ होल चेंज आ रहा है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि हमारे पास चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम नेगेटिव इनिशियल मोमेंटम, ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम होता है। लेकिन हमारे पास हम लोगों ने कहा है कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो हमारे पास फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है, इसलिए हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम है होगा वो ज़ीरो होगा, मोमेंटम चेंज हो ही नहीं रहा। तो जो हमारे पास फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम जो है वो इक्वल है, इसलिए हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने मोमेंटम पढ़ा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और अक्सर हमसे ये स्टेटमेंट पूछ लेते हैं, हमसे अक्सर यही स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, स्टेट द लीनियर मोमेंटम फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि हमारे पास फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते थे कि हमने तो सिर्फ मोमेंटम पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लेकिन लीनियर मोमेंटम क्या है। तो स्टूडेंट्स यही हमारे पास जो हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला लेक्चर पढ़ा है, यही हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास जो आज वाला टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए आपको आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। अगर हम आपके पास से ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आपने सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, फिर इसका प्रूफ लिखना है, और जो हमारे पास जो डायग्राम्स बन रही हैं वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन करके बनानी है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको लेक्चर की समझ आ गई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अब हम जो नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे वो हमारे पास 2.8 है, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलेजन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और उसके सब आर्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आप तक हर आने वाला नया लेक्चर पहुंच जाए, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा।